आप भी चिंता में हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? हम ना फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपको 5-6 चीजें पता हो ना, तो आप आसानी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। अभी तो मैं 20 साल का हूँ, कब से करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग? आपकी एज कितनी भी हो, आप अभी से जस्ट फ्रॉम नाउ एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति है जो 32,000 रुपए महीना कमा रहा है और एक और व्यक्ति है जो 64,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो 30 साल बाद इन दोनों में से किसके पास ज्यादा वेल्थ होगी? तो आप क्या कहोगे कि जो व्यक्ति 64,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके पास ज्यादा पैसे होंगे? बिल्कुल गलत। अगर आप ये कह रहे हो कि जो 32,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, तो भी गलत। अरे बताओ ना, कब से करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 30 साल बाद उसके पास ज्यादा पैसे होंगे जिसने अपनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी और अपने पैसे को सही से मैनेज किया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छी और सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, और अगर आपकी इनकम कम है तब भी आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक और क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन 1, आज आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और हर 5 दिन बाद वो आपको डबल होके मिलते रहेंगे अगले 30 दिन तक। ऑप्शन 2, आज आपको 1 रुपया मिलेगा और अगले 30 दिन तक हर रोज वो 1 रुपया आपको डबल होके मिलेगा। तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर। आई नो आप में से ज्यादातर लोग ऑप्शन 1 चूज करोगे, क्योंकि 5 दिन बाद 1 लाख हो जाएंगे 2 लाख, फिर 5 दिन बाद 2 लाख हो जाएंगे 4 लाख, फिर 5 दिन बाद 4 लाख हो जाएंगे 8 लाख, और ऐसे करके 30 दिन बाद आप कमा लोगे 64 लाख रुपए। लेकिन जो लोग सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने सेकंड ऑप्शन क्यों चूज किया है, क्यों सेकंड ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है, तो कुडोस टू यू गाइस। और जिन्होंने सेकंड ऑप्शन इसलिए चूज किया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो जरूर कोई ना कोई ट्रिक होगी, तो उसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन है। रोज 1 रुपया डबल होके मिलेगा, तो फर्स्ट डे 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए हो गए, तीसरे दिन 4 रुपए हो गए, फोर्थ डे 8 रुपए हो गए, फिफ्थ डे 16 रुपीज हो गए, और 10th डे 10 रेज़ टू पावर ये हो गए 512 रुपए। 15th डे 2 रेज़ टू पावर 15 ये आपके हो गए 16,384 रुपीज। 20th डे आपके हो गए 5,24,288 रुपीज। 25th डे आपके हो गए 1,67,77,216 रुपीज। और 30th डे ये आपके कितने हो गए 53,68,70,912 रुपीज। तो आंसर आपके सामने है। हाँ, आई नो रियल लाइफ में इस रेट से कंपाउंडिंग नहीं होती, लेकिन कंपाउंडिंग तो होती है। अगर सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करो तो पैसा ग्रो करता है। तो पर्सनल फाइनेंस में आता है फंड एलोकेशन। जो आप कमा रहे हो उस पैसे को कहाँ कहाँ पर कितना यूज करना है, कहाँ कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, और अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है। फंड एलोकेशन में सबसे पहली चीज आती है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है ये आधे लोगों को पता ही नहीं है। और ये जो कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन हमने देखी जिसमें लोगों की जॉब्स तक चली गई, ऐसे टाइम पे काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनता कैसे है? आपको सिंपली ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपका मंथली खर्चा कितना है, रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, और फिर उस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उस अमाउंट को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन आपका पैसा वहाँ पर सेफ रहे और थोड़े बहुत रेट से बढ़ता रहे। तो इसके लिए आप अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो या फिर एफडी करवा सकते हो, ताकि इमरजेंसी के केस में वो पैसा आपके काम आ जाए। अब इमरजेंसी फंड बना लिया। सेकंड चीज जो पर्सनल फाइनेंस में बहुत 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 जरूरी है वो है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस।
लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और कोई इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इसमें एंड में पैसा नहीं मिलता। ऐसे लोग मुझे बहुत कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इफ इन एनी केस आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है, लगभग इतना कि आपकी फैमिली उससे 10-15 साल तक गुजारा कर सके। अब कितना इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, आपकी जो सैलरी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मैक्सिमम लाइफ कवर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल के 5 लाख रुपए कमाते हो तो 5 into 20 यानी कि 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस आप ले सकते हो। और अपनी सैलरी का 3% तक का अमाउंट आप यूज कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने के लिए। अगर आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हो तो 5 लाख का 3% यानी कि 15,000 रुपए आप यूज कर सकते हो अपने लाइफ इंश्योरेंस को पे करने के लिए। जब भी आप कमाना शुरू करो आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि जितनी कम एज में आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। और जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ा भी सकते हो। लाइफ के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आजकल हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना कितना महंगा है। एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सारी सेविंग्स, आपके सारे फंड्स लग जाते हैं। और अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हो सकता है आपको किसी से लोन लेके, किसी से उधार लेके हॉस्पिटल्स के बिल भरने पड़ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। आप अपनी इनकम का 5% अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए एलोकेट कर सकते हो। अब कुछ अति दुखी आत्मा, अगर कोई बीमार नहीं हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे वेस्ट जाएंगे ना। तो बात ऐसी है कि अगर कोई बीमार नहीं पड़ा तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन अगर बाई चांस कोई बीमार पड़ गया तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत काम आने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस लो, बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लो। आप थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपना कवर बढ़ा सकते हो। तो इमरजेंसी फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। ये जो लोन होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। लोन किस पे? उधार पे कार ले ली, फोन ले लिया, होम लोन ले लिया। होम लोन फिर भी चल जाएगा, लेकिन उधार पे कार, फोन या और कोई लग्जरी आइटम्स, ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। और कई लोग तो उधार पे क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं। जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है ना, ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट हमसे चार्ज करती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं। लगभग 38% to 44% तक का इंटरेस्ट भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे चार्ज कर सकती है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपके पास कहीं पे भी कितने भी पैसे है ना, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड और ऐसे लोन जिन पे इंटरेस्ट रेट 12% से ज्यादा है उनको रीपे करो। इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आपके ऊपर लोन है आप माइनस में हो। तो हम सबसे पहले 0 पे आएंगे, फिर हम पॉजिटिव में आएंगे और फिर हम आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले जाके अपने हाई इंटरेस्ट लोन को खत्म करने की कोशिश करो। होम लोन हमें कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है और होम लोन का इंटरेस्ट जो आप पे करते हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 24। 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो आप होम लोन पे करते हो उस पे आपको इनकम टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस लोन को आप धीरे धीरे रीपे कर सकते हो, इसको जल्दी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने इमरजेंसी फंड बना लिया, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया और तो और हमने अपने लोन भी रीपे करने स्टार्ट कर दिए। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग। आपको अपनी इनकम का 10% तो इन्वेस्ट करना ही है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। लेकिन मैं कुछ 4-5 इन्वेस्टमेंट्स ही सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहली है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में सबसे बेस्ट है पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम और एनपीएस। अब आप कहोगे कि इनमें तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता। तो देखो भाई, हर जगह पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए नहीं लगाया जाता। इन्वेस्ट करने के 2 मोटिव होते हैं।
एक वेल्थ क्रिएशन और एक वेल्थ प्रिजर्वेशन। कई बार लोग पैसे को संभाल के रखने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसा टाइम पे काम आ जाए और इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे दे। और गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम और एनपीएस ये बहुत ही सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है तो उनसे कहना हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, इधर सर कितनी है? हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अब हम बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जो आपको अमीर बना देंगी, बहुत अमीर। Oh my God! Wow! वो है इक्विटी। लेकिन याद रखना, ये आपको गरीब भी बना सकती है अगर आपने प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्टडी के बिना इसमें इन्वेस्ट किया तो ये आपको गरीब भी बना सकती है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं: म्यूचुअल फंड्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स जिनको हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं, और नंबर 3 डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेना, डायरेक्ट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडेक्स फंड के बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर लास्ट में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रिसर्च और स्टडी के बाद ही आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि स्टॉक मार्केट में कितने पैसे डालूं, गोल्ड में कितने पैसे डालूं, रियल एस्टेट में कितने पैसे डालूं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्या गोल्स हैं, आप कितनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। लास्ट स्टेप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का होना चाहिए रिटायरमेंट कॉर्पस। जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको रिटायरमेंट पे या रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग अभी से आप एक अमाउंट निकाल लो और उसको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है ये आपको देखना है ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको जितना अमाउंट चाहिए वो आपको मिल जाए। आपको बहुत जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बेचना है, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगता रहेगा और आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और इस इंडिपेंडेंस डे पे आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।